हेलो बैंकर्स, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक। स्वागत आप सभी का एक बार फिर से जेआईबी सीआईबी प्रेप पे। जहाँ पे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट। ओके, सो आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल, सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा, ठीक है। और आप लोगों का जो फॉर्म फिलिंग है आपका फॉर जुलाई नवंबर दिसंबर, वो आपका ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, ठीक है। और बहुत सारे सेशन मैंने आपके किए हैं कि जैसे इलेक्टिव पेपर कौन सा ऑप्ट करना चाहिए, या फिर आपका जो ओवरऑल इन्फॉर्मेशन है वो आपका ऑलरेडी प्रोवाइड की गई हैं। अगर कोई भी डाउट है तो आप अपने डाउट्स भी कमेंट्स के अंदर लिख सकते हैं। बेसिकली काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है नवंबर दिसंबर के लिए। तो अगर आप अभी मतलब अभी से थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट करेंगे तो एग्जाम ड्यूरेशन में थोड़ा सा लोड आपका कम होगा, ठीक है। और अगर कोई भी हेल्प चाहिए होती है तो उसके लिए आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम के थ्रू, राइट। तो आज हम लोग आपका मॉड्यूल बी जिसको हम लोग स्टडी करें, तो जिसमें ऑलरेडी हमने आपके ये सारे यूनिट्स कवर कर लिए हैं। लास्ट 2 यूनिट्स आर रिमेनिंग एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट liquidity risk management. Okay, so let's have a look about the course content, which include basic introduction, liquidity risk management need and importance, potential liquidity risk driver, very important part, type of liquidity risk, principle for sound liquidity risk management. Again, we have 13 principle. As we discussed in operational risk management, there were 11 principle. So here we have 13 principle. Okay. Governance of liquidity risk management, very important one. Liquidity risk management policy, strategies and practices. Liquidity management of liquidity risk, ratios in respect of liquidity risk management, stress testing, contingency funding plans, CFP. Then we have overseas operations of Indian Bank and broad norms in respect of liquidity management, liquidity access currencies. Then we have management information system, reporting to RBI. This is again very important one, right? The final subtopic is internal control. So again, we'll try to cover this particular unit in next 2 units, 2 sessions. Okay. सो इट विल टेक 2 सेशन बिकॉज काफ़ी लेंदी टॉपिक है और बहुत सारे कंटेंट इसके अंदर है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द क्वेश्चन इज व्हाट इज लिक्विडिटी रिस्क। नाउ एवरीबडी नो अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। लिक्विडिटी रिस्क इज सिंपली बेसिकली we can say like when an organization they won't be able to meet their like short term obligations, like ठीक है। तो कोई भी बैंक है आपका, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, तो जो अपनी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस हैं आपका उनको मीटअप नहीं कर रहा है। शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन मींस लाइबिलिटीज, ठीक है। जो भी डिपॉजिटर्स का पैसा उसको टाइमली बेसिस पे नहीं कर पा रहे हैं, तो उसकी वजह से जो टेंशन आपका निकलती है दैट इज नोन एज लिक्विडिटी रिस्क। देयर आर सो मेनी रीजन बिहाइंड दिस। इट कैन बी concentration on deposits or concentration at the asset side, or we can say it can be something related to funding problems or some other areas also, right? तो इन सब के ऊपर बात करेंगे। उससे पहले एक चीज आपका, जैसे काफी बार आप लोगों ने सुना होगा, एवरी बैंक दे हैव अ टारगेट टू अचीव सॉल्वेंसी एज वेल एज लिक्विडिटी। सो सॉल्वेंसी इज बेसिकली दे वांट देयर नेटवर्थ इन पॉजिटिव साइड, ठीक है। जो हमारी बैंक की नेटवर्थ है वो पॉजिटिव में हो। एंड सेकेंड साइड वी ऑल्सो वॉन्ट टू अचीव लिक्विडिटी। अब देखो क्या होगा, अगर हमें अपनी सॉल्वेंसी को पॉजिटिव में लाना है, सो वी हैव टू क्रिएट लॉन्ग टर्म एसेट्स आपका कहीं ना कहीं, या एसेट क्रिएशन आपका ज़्यादा करना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप एसेट क्रिएशन ज़्यादा करोगे तो दैट विल इम्पैक्ट योर लिक्विडिटी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो करंट रिक्वायरमेंट है उनको मीटअप करना थोड़ा सा टफ हो जाएगा। सो वी हैव टू क्रिएट अ बैलेंस बिटवीन सॉल्वेंसी एंड लिक्विडिटी, and every bank dream is to make our bank is solvent as well as liquid, right? So a bank said to be solvent if its net worth is in positive. Okay. So a bank said to be solvent if its net worth is not negative or it is in positive. To put it differently, a bank is solvent if total realizable value of asset is more than outside liability, which is basically आपका deposit in basically deposits which we have taken from the customers. जो liability product आपके होते हैं वो सब, ठीक है। So, like we have these 4 scenarios. Bank usually they face these 4 scenarios. कुछ बैंक आपका they are both solvent and liquid, और this is a dream of each and every bank. Every bank, हर कोई बैंक आपका इस पोजीशन में रहना चाहता है, ठीक है।
there are some banks which are liquid, they are managing their short term funds, but they are not profitable, right? So that they are not solvent but not liquid. Okay, again this is a dangerous situation, because अगर आप liquidity नहीं होगी, so it will lead so many problems in your organization, ठीक है? And this is a deadly space where we have neither solvent nor liquid. ना तो हम लोग profitable हैं, ना ही हमारा आपका liquidity manage करके चल रहे होते, ठीक है? So the need is to say both solvent and liquid. Therefore, make effective liquidity management crucial for the increasing the profitability as well as also long-term viability or solvency of that particular bank. Okay? This also highlight the importance of the need of having best liquidity risk management practices in place in the bank. Okay? So liquidity is basically when you are like जो हमारे शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स हैं, अगर उनको हम टाइमली फुलफिल करें, दैट मीन्स वी आर लिक्विड. अगर नहीं कर पा रहे हैं तो दैट मीन्स दैट बैंक इज गोइंग टू फेस लिक्विडिटी रिस्क. नाउ दिस चार्ट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, राइट? तो यहाँ पे आपका पोटेंशियल लिक्विडिटी रिस्क ड्राइवर्स, तो व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड द लिक्विडिटी रिस्क, अगर आप मेरे से सवाल ये करेंगे, सो दिस इज द आंसर, ठीक है? सो यहाँ पे दो तरीके से आपके रीजंस को डिफाइन किया गया. वन इज internal banking factors, another one is external banking factors, ठीक है? So these are in the control of bank itself, और जो बैंक की एक्टिविटीज हैं उनके वजह से, ठीक है? समटाइम व्हाट वी डू, लाइक जैसे हमने डिपॉजिट एक्सेप्ट किया फॉर 1 year एंड वी क्रिएटेड एन एसेट फॉर 5 years, ठीक है? सो या हम डिपॉजिट आपका एक्सेप्ट करते जा रहे हैं और तेजी से उनसे एसेट बिल्ड करते जा रहे हैं, ठीक है? So that can also be a cause for the liquidity problems, ठीक है? क्योंकि हम अपने पास कुछ रख नहीं रहे, हम सीधा सीधा आपका एसेट क्रिएशन पे जा रहे हैं. ALM can be a reason, asset liability mismatch. आपका जो liability है, suppose that it is for 2 years and we created asset for 10 years. So there is a gap of 8 years, right? इसके अलावा ऐसे बहुत सारे initiative actions जो आपका liquidity risk जिनकी वजह से आ सकता है. तो जहां पे हमारी जो स्ट्रेटेजीज हैं, दे कैन बी अ रीजन और दे कैन बी अ कॉज फॉर द लिक्विडिटी रिस्क, ठीक है? तो पहले इंटरनल को समझते हैं, देन विल कम टू द एक्सटर्नल वन, राइट? सो इंटरनल अगर हम लोग बात करें, जैसे हाई ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर्स, ठीक है? जैसे हमने जो गारंटी वर्क आपका है एलसी के अंदर या अदर्स जो भी ऐसे जो होता है डेरिवेटिव्स या अदर्स, उनमें आपका काफी ज्यादा एक्सपोजर्स हमने बनाए हैं. सो दैट कैन बी अ रीजन, ठीक है? The bank rely heavily on short-term corporate deposits or wholesale deposits. So this is a case of concentration risk. Your bank funding sources are concentrated on corporate houses. ठीक है? अब देखो क्या होता है, retail is always used for the diversification. ठीक है? देखो corporate में क्या है, 100 है, तो आपका रिटेल में आपका 1 करोड़ है, ठीक है? So, वो हमें कहीं ना कहीं डाइवर्सिटी आपका प्रोवाइड करते हैं. बट कॉर्पोरेट का क्या है, आज आपके बैंक के साथ है, कल किसी और बैंक के साथ हो सकते हैं, ठीक है? सो वी कैन एलिमिनेट दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम बाय एंगेजिंग मोर एंड मोर विद द रिटेल डिपॉजिट and we can diversify our portfolio, right? Next one, a negative gap liability is more than asset, ठीक है? तो एक सिंपल सा प्रॉब्लम है आपका, the maturity date of assets and liabilities, ठीक है? ये आपका एक प्रॉब्लम हो सकता है, directly lead to ALM. The bank rapid asset expansion exceed the available funds on the liability side. आप क्या कर रहे हो, आपका जो फंड्स है उससे आ रहे जितने, उससे एसेट क्रिएट करते जा रहे हो, ठीक है? नाउ देयर इज अ सर्टेन टाइम जब आपका क्या होगा, जब आपको उन लाइबिलिटीज को पे करना होगा. आपने एसेट क्रिएट कर दिया लंबे समय के लिए. नाउ हाउ यू विल पे दिस पर्टिकुलर वन, अगर फंडिंग सोर्स पे कुछ प्रॉब्लम हुआ, यू विल डेफिनेटली गेट ट्रैप्ड, राइट? सो दैट इज द वन. Concentration on deposit in short term tenures, like it is something related to your corporate deposit वाला पॉइंट, ठीक है? सो जहां पे 10 पॉइंट आपका, ठीक है? लेस एलोकेशन इन लिक्विड गवर्नमेंट इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है? जो गवर्नमेंट इंस्ट्रूमेंट्स में आपका इन्वेस्टमेंट कम है और दे आर मोर सिक्योर, मोर लिक्विड आपका, ठीक है? जैसे ट्रेजरी बिल्स एंड ऑल. फ्यूअर प्लेसमेंट ऑफ फंड्स इन लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स आपका, ठीक है? सो फ्यूअर प्लेसमेंट ऑफ फंड्स इन लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स आपका, ठीक है? तो जो कस्टमर्स के डिपॉजिट हैं, जो आपका एफडी आरडी है या ऐसे जो भी डिपॉजिट्स हैं, अगर वो कम है, दैट कैन बी ऑल्सो अ प्रॉब्लम, ठीक है? उसने करंट अकाउंट आपके साथ है, कल के डेट में किसी और के साथ हो सकता है, ठीक है? बट अगर वो एफडी आरडी खोल के रखेगा, सो यू विल हैव मोर मनी इन योर हैंड, ठीक है? तो दैट so these are internal banking factor which eventually, or we can say these are the
रिस्क ड्राइवर्स, पोटेंशियल लिक्विडिटी रिस्क ड्राइवर फ्रॉम द इंटरनल साइड। एक्सटर्नल साइड में अगर हम लोग बात करते हैं, वेरी सेंसिटिव फाइनेंशियल मार्केट डिपॉजिटर्स लाइक केस इन इंडिया जैसे हम लोग फेस करें ना, now everybody is moving toward the mutual funds, SIPs and others. There are number of reports जहाँ पे कासा डिपॉजिट आपका ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कम हुए ऑलमोस्ट सारे बैंक है। दिस इज अ वेरी कंसर्निंग थिंग, राइट? तो आपका ये एक प्रॉब्लम है, ठीक है। दूसरा, एक्सटर्नल एंड इंटरनल इकोनॉमिक शॉक लाइक ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस या कोविड-19, तो दीज आर द लाइव एग्जांपल्स, ठीक है। लो और स्लो इकोनॉमिक परफॉर्मेंसेस, राइट, इन डिक्रीजिंग डिपॉजिटर्स ट्रस्ट ऑन बैंकिंग सेक्टर, ठीक है। अगर डिपॉजिटर्स का ट्रस्ट आपका बैंकिंग सिस्टम से उठ जाए, कोई और उनको बेटर अपॉर्चुनिटीज मिल रही है अदर्स, ठीक है, दैट कैन बी अ रीजन। Non-economic factors like sudden and massive liquidity withdrawal from the depositors और अनप्लान टर्मिनेशन ऑफ गवर्नमेंट डिपॉजिट्स, जैसे अभी हुआ था ना, देयर वाज अ न्यूज अबाउट द कर्नाटका गवर्नमेंट्स, ठीक है। तो उन्होंने आपका सिंपली बोला कि लाइक दे विल नॉट कीप देयर डिपॉजिट विद एसबीआई और पीएनबी। तो अब इट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर दैट पर्टिकुलर बैंक, क्योंकि बहुत बड़े अमाउंट्स आपके हैं। इफ दे मूव फ्रॉम योर बैंक टू सम अदर बैंक्स, तो योर बैंक इज डेफिनेटली गोइंग टू फेस दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, ठीक है। सो दीज आर द पोटेंशियल लिक्विडिटी रिस्क ड्राइवर्स जिनकी वजह से बैंक आपका प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं या लिक्विडिटी रिस्क फेस कर सकते हैं। अगेन गाइस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन फॉर योर एग्जामिनेशन पर्पज। प्लीज डू रिमेंबर दिस पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। अपनी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कीजिए, समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन, अगर हम लोग बात करते हैं इसी पॉइंट में, ठीक है। सो की कंसिडरेशन इन लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट, तो जब भी हम लोग लिक्विडिटी रिस्क को आपका स्टडी कर रहे हो, तो सो देयर आर सम पॉइंटर्स, जैसे अवेलेबिलिटी ऑफ लिक्विडिटी रिस्क, लिक्विडिटी एसेट्स आपका, लिक्विड एसेट्स आपका, ठीक है। तो हमारे पास किस तरीके से, जहां से हम लोग NSFR, ठीक है, नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो, या फिर LCR आपका लिक्विडिटी कवरेज रेशियो, ठीक है। तो उनके लिए विल बी रिक्वायरिंग दीज लिक्विड एसेट्स। वो दूसरा, मतलब अब जिस बैंक के पास लिक्विड एसेट ज्यादा होंगे, सो उनकी लिक्विडिटी रिस्क की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, ठीक है। और जिनके पास कम होंगे तो वो आपका प्रोबेबिलिटी इंक्रीज करेगा। एक्सटेंट ऑफ वॉलेटिलिटी ऑफ डिपॉजिट, जो डिपॉजिटर्स हमारे पास है उनकी वॉलेटिलिटी कैसी है। अगर वॉलेटिलिटी हाई है, सो वो कभी भी ट्रेंड आपका नेगेटिव साइड में जा सकता है, इट कैन बी अ रीजन फॉर द लिक्विडिटी रिस्क, ठीक है। अगर वो स्टेबल है, दैट इज गुड, ठीक है। अब हाई होगा, वॉलेटिलिटी हाई होगा, तो हो सकता है वो फायदा भी आपको दे, आपके पास ज्यादा से ज्यादा डिपॉजिट आ गए एकदम से, बट वहीं वो आपका अपोजिट साइड पे, बट एक कांस्टेंट वे में होगा, सो दैट विल सपोर्ट। डिग्री ऑफ रिलायंस ऑन वॉलेटाइल सोर्स ऑफ फंडिंग, ठीक है, जो हमारे मतलब फ्रॉम द अपार्ट फ्रॉम द कोर डिपॉजिट्स, जो अदर सोर्सेज हमारे पास हैं वो कैसे काम कर रहे हैं, ठीक है। लेवल ऑफ डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फंडिंग सोर्सेज, ठीक है, तो डाइवर्सिफिकेशन कैसा है, कॉर्पोरेट, रिटेल या इनका। हिस्टोरिकल ट्रेंड ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ डिपॉजिट, so these are some key consideration whenever we talk about the liquidity risk management, ठीक है। now apart from this, quality of maturing asset, ठीक है, quality of maturing asset means देखो कैसे होता है, जैसे borrowing for the purpose of lending, this is the main or traditional banking or main core work of the bank, ठीक है। so let's say we have taken a deposit worth ₹1 crore एंड इससे हमने आपका एसेट क्रिएट किया, सपोज दैट 1 करोड़ का। दिस डिपॉजिट वाज फॉर 2 इयर्स एंड वी क्रिएटेड एन एसेट फॉर 10 इयर्स, ठीक है। अब क्या होगा, एट द एंड ऑफ द सेकंड ईयर विल बी रिक्वायरिंग 1 करोड़ रुपीज, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे जो सोर्स ऑफ फंड है वो यूजुअली क्या होगा, एक तो हम नया बोरोविंग करें, दूसरा जो हमारे अदर एसेट्स आपके थे, जो पुराने एसेट जो हमने 5 साल 7 साल पहले आपका क्रिएट किए थे, हम उनसे भी इनको प्लान करके रखते हैं कि हमने ये सोचा कि यार 2 साल में ये एंड होगा, तो जैसे सपोज दैट दिस इज विद ए, एक हमने एक्स के साथ आपका एक प्रोडक्ट, आपका एक्स को हमने एक एसेट क्रिएट किया था, लोन दिया था, विच इज गेटिंग मैच्योर एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। अब अगर इसकी आपका क्या हो रहा है, मैच्योरिंग एसेट इज क्वालिटी, अगर ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो जाता है, इफ इट बिकम एनपीए, ये जो एक्स है आपका, जो 2 साल के एंड में मैच्योर हो रहा था, जिससे हमने प्लान किया था कि हम इसको पैसा वापस करेंगे, तो अब अगर ये एनपीए हो गया, सो देयर विल बी अ प्रॉब्लम, ठीक है। तो आपको कोई अल्टरनेटिव सोर्स आपका देखना पड़ेगा, सो दीज काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। मार्केट रेपुटेशन इज आल्सो अ की पैरामीटर्स, ठीक है। यू हैव टू मेंटेन योर मार्केट रेपुटेशन, ठीक है। अगर कुछ भी ऐसा गड़बड़ होगा तो दैट विल लीड टू अनरियलिस्टिक विथड्रॉल्स और अदर्स आपकी प्रॉब्लम्स आ सकती है, ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर्स ऑन द बैलेंस शीट, ठीक है, एंड कंटिजेंसी प्लान, ठीक है, एंड कंटिजेंसी प्लान, ठीक है।
तो ऑफ बैलेंस शीट आपका बेसिकली दे आर कंटिंजेंट लाइबिलिटीज, ठीक है, तो जहां पे हम प्रॉमिस करें, अब वो प्रॉमिस अगर जिसके बिहाफ पे आपने किया वो फेल हो गया तो यू हैव टू मेक द पेमेंट्स आल्सो, सो दैट इज आल्सो डिपेंड ऑन दिस, ठीक है। तो दीज आर सम की कंसिडरेशन which we required in the liquidity risk management. I hope this is clear, very basic, ठीक है। Now key issues in liquidity risk, क्या क्या मेजर प्रॉब्लम्स आते हैं, ठीक है। The extent of operational liquidity, reserve liquidity and contingency liquidity that are required, ठीक है, तो ये हमें बनाने ही बनाने पड़ेंगे। ऑपरेशनल लिक्विडिटी मींस टू रन दी डे टू डे ऑपरेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को हम लोग बोलते हैं। इसके अलावा वी हैव टू मेंटेन CRR SLR, जो आपका रिजर्व रिक्वायरमेंट्स है वो, ठीक है। इसके अलावा वी हैव टू मेक सम प्रोविजंस आल्सो, तो दिस इज द मस्ट आपका पहला। तो इनके अलावा भी आपके जो स्ट्रेसफुल सिचुएशंस है उनके लिए आपको मेंटेन करना पड़ेगा। द इंपैक्ट ऑफ चेंजेस इन मार्केट और इकोनॉमिक कंडीशंस ऑन द लिक्विडिटी नीड, ठीक है, तो अगर मार्केट आपका रिसेशन को फेस कर रहा है, सो दैट मीन यू विल बी रिक्वायर मोर एंड मोर लिक्विडिटी, राइट। द अवेलेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी एंड कॉस्ट ऑफ लिक्विडिटी, ठीक है, कितना अवेलेबल आपका है, एंड अगर हमें कोई एसेट को प्रीमेच्योर करना पड़े, सो हाउ मच कॉस्ट वी हैव टू बेयर ऑन दैट वन। द एफिकेसी ऑफ द प्रोसेस इन प्लेस टू एंश्योर सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन ऑफ द सॉल्यूशन इन टर्म ऑफ नीड, ठीक है। एफिकेसी मींस प्रभावकारिता, कि जो हमने अपने स्टेप्स जो मॉडल डेवलप किए हैं या जो प्लान प्रोसेस है उनकी एफिकेसी कितनी है, ठीक है। अगर कल की डेट में कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आता है तो वो मॉडल आपका जैसे हमने सोचा था उस तरीके से बिहेव करेगा, उसी तरीके से आपका एग्जीक्यूशन होगा या नहीं होगा, सो दैट आल्सो मैटर, ठीक है। सो दीज आर सम की इश्यूज while we manage liquidity risk. Now we'll come to liquidity risk, ठीक है। So we have funding risk, first one, and another one is market wise. I hope you guys remember this particular one. ये हमने जब आपका यूनिट 13 पढ़ा था तो वहां पे भी डिटेल में इनके बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। सो फंडिंग लिक्विडिटी रिस्क, द रिस्क दैट अ बैंक विल नॉट बी एबल टू मीट efficiently the expected and unexpected current and future cash flows and collateral need without affecting either its daily operation or its financial condition, ठीक है। So आपका फंडिंग रिस्क इज बेसिकली कि आपका जो प्रॉब्लम्स, जो हमारे कमिटमेंट्स आपके हैं, जो लाइबिलिटीज हमारे पास है, उनको हम टाइमली बेसिस पे पे ऑफ करें, और उसके लिए हमें कोई आपका ऐसा कोई भी किसी भी प्रकार का जुगाड़ आपका ना करना पड़े, ठीक है। दैट इज द वन। मार्केट लिक्विडिटी, जहां पे कैन नॉट इजीली ऑफसेट और एलिमिनेट अ पोजीशन एट प्रिवेलिंग मार्केट प्राइसेस बिकॉज ऑफ इनएडिक्वेट मार्केट डेप्थ और मार्केट डिस्ट्रप्शंस, ठीक है। यहाँ पे जनरली क्या हो रहा है आपका कि लेट्स से वी हैव सम हमने कुछ मार्केटेबल सिक्योरिटीज रखे हुए हैं, ठीक है, टू कन्वर्ट लाइक फॉर द स्ट्रेसफुल सिचुएशन और एनी काइंड ऑफ लिक्विडिटी क्राइसिस। तो अब वो हम लोग जब जरूरत पड़ी तो हम उसको फेयर वैल्यू पे आपका लिक्विडेट करा पा रहे हैं या नहीं करा पा रहे हैं, या करा ही नहीं पा रहे हैं, सो दोज काइंड ऑफ सिचुएशन व्हिच आर जनरली कम्स अंडर दिस वन, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो यहां से स्टार्ट होते हैं, अगेन आई विल मार्क द स्टार टू दिस पोर्शन, ठीक है। सो BCBS आपका, जैसे आप लोगों ने ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस को पढ़ा होगा 2007-8, हमने पास में उसके बारे में डिस्कशन भी किया हुआ है, ठीक है। सो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस वाज कंप्लीटली बेस्ड ऑन लिक्विडिटी रिस्क। लेमन ब्रदर बैंक कोलैप्स हुआ बिकॉज देयर एसेट बिकम इलिक्विड, ठीक है, सब उनके बैंक के पास घर ही घर हो गए, ठीक है। अब उन घर का क्या करेगा, उनको कोई खरीदार ही नहीं है मार्केट में, सो दैट मींस देयर एसेट बिकम इलिक्विड। जिनको लोन दिया था उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, NPA हो गए, नाउ दे हैव मॉर्गेजेस, अब वो प्रॉपर्टीज बैंक के पास हैं, देयर इज नो बायर फॉर दोज पर्टिकुलर हाउसेस, अगर बायर हैं भी तो बहुत ही कम वैल्यूएशंस में। दैट मींस दैट बैंक, जो आपका ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस था उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन था लिक्विडिटी रिस्क, ठीक है। बैंक अपनी लिक्विडिटी एंड सॉल्वेंसी को मेंटेन नहीं कर पाए, फेल हुए, और आपका पूरा वर्ल्ड वाइड आपका रिसेशन आया, ठीक है। अब इसको स्टडी करते हुए सितंबर 2008 के अंदर आपका BCBS, बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, दे कम अप विद सर्टेन गाइडलाइंस टू मैनेज लिक्विडिटी रिस्क इन बैंकिंग एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, राइट। तो ये आपका जिसमें 13 प्रिंसिपल्स हैं जिनको हम लोग पढ़ेंगे, अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। So after global financial crisis, in recognition of the need for bank to improve their liquidity risk management, BCBS published Principle for Sound Liquidity Risk Management and Supervision in September 2008. The broad principle for this
क्या क्या है आपके, उनको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जैसे हमने कल आपका ऑपरेशनल रिस्क के ऊपर जो 11 प्रिंसिपल्स थे वो पढ़े थे, वैसे ही यहाँ पे आपका 13 प्रिंसिपल विच आर काइंड ऑफ गाइडिंग प्रिंसिपल्स टुवर्ड द लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट। तो प्रिंसिपल 1, ठीक है। सो BCBS फंडामेंटल प्रिंसिपल फॉर द मैनेजमेंट एंड सुपरविजन ऑफ लिक्विडिटी रिस्क, फर्स्ट वन, a bank is responsible for sound liquidity risk, sound management of liquidity risk. A bank should establish a robust liquidity risk management framework that ensure it's maintains sufficient liquidity, including unencumbered high quality liquid asset to withstand a range of stress events, including those involving the loss implement of both unsecured and secured फंडिंग सोर्सेज। ठीक है, तो यहां से जो आउटकम था, पहले उन्होंने क्या बोला कि एवरी अगर हम लोग बात करें लिक्विडिटी रिस्क गवर्नेंस की, सो उन्होंने बोला एवरी ऑर्गेनाइजेशन दे शुड हैव लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। ठीक है, सो लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क की रिक्वायरमेंट होगी, जिसको हम लोग रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क बोलते हैं। ठीक है, सो इट शुड बी उन्होंने बोला कि एवरी ऑर्गेनाइजेशन दे शुड हैव सम प्रॉपर पॉलिसीज and others or a financial model to cover or to deal with any kind of stressful situation. Apart from this, they should maintain some cuisine of extra amount. ठीक है, कुछ लिक्विड एसेट में उनको क्या करना होगा, अपना वैल्यू मेंटेन करके रखना होगा। ठीक है, जिससे जब जरूरत पड़ती है, कोई भी ऐसा अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स होता है, इवन लाइक कोविड-19 या ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, सो वी कैन यूज दैट बफर अमाउंट एज अ प्लान बी। ठीक है, और उससे हम उस समय की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। तो यहां से निकल के आता है आपका क्या, LCR, लिक्विडिटी कवरेज रेशियो, या फिर आपका नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो। ये दोनों का जन्म आपका कहीं ना कहीं यहां से होना स्टार्ट हुआ था। ठीक है, सो विल टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर वन इन डिटेल इन टुमारो सेशन। अगला जो 18 यूनिट आपका है, उसमें बेसल या इससे रिलेटेड चीजें हैं, पहला। दूसरा आपका governance of liquidity risk management. A bank should clearly articulate liquidity risk tolerance or appetite limits that is appropriate for its business strategy and it is role in the financial system as well. ठीक है, तो सेकंड आपका सिंपल सा, we have to decide our exposures, we have to decide our risk appetite about the liquidity risk. थर्ड वन आपका प्रिंसिपल थर्ड टीम, सो सीनियर मैनेजमेंट शुड डेवलप स्ट्रेटेजी, पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस टू मैनेज लिक्विडिटी रिस्क in accordance with the risk tolerance and to ensure that the bank maintains sufficient liquidity. Senior management should continuously review information on bank liquidity development and report to a board of directors on a regular basis. A bank board of directors should review and approve the strategy, policies, practices related to the management of liquidity at least annually and ensure that senior management manages liquidity risk effectively. ठीक है, तो प्रिंसिपल 3 आपका, जहां पे सीनियर मैनेजमेंट, दैट मीन्स योर लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, वो आपका दे शुड प्लान proper strategies, procedures and others and these should be part of board approval policy. यहाँ पे साथ ही साथ बोर्ड को भी क्लियरली आपका गाइड किया गया, so they should have at least annual reviews on the existing policies, procedures, कि अगर आपका जो सिस्टम हमने अडॉप्ट किया वो सही है या नहीं है, कुछ उसमें चैलेंजेस हैं या अदर्स, तो दैट शुड बी रिव्यूड बाय द बोर्ड एटलीस्ट वंस इन अ फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, या इन ए ईयर। ठीक है, प्रिंसिपल 4, a bank should incorporate liquidity cost, benefit and risk in internal pricing, performance measurement and new product approval process for all significant business activities, both on or off balance sheet exposures, thereby aligning the risk taking incentive of individual business line with the liquidity risk exposure their activities create for the bank as a whole. ठीक है, तो यहाँ पे जनरली क्या हो रहा है आपका, whenever we coming with some new product, तो उस प्रोडक्ट के अंदर आपका लिक्विडिटी रिस्क कितना है वो आपका टेस्ट होना चाहिए। अपार्ट इसके अलावा आपका जैसे जो प्राइसिंग आपका है, ठीक है, अगर हम नए प्रोडक्ट में या कोई भी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट भी है तो उसमें लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट का प्राइसिंग कितना जा रहा है, इट शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। सो उसके हिसाब से आपका उसको चलाना है या नहीं चलाना है, दीज काइंड ऑफ डिसीजंस। परफॉर्मेंस मेजरमेंट इज बेसिकली जो एग्जिस्टिंग पॉलिसीज हैं, हाउ इफेक्टिव दे आर, what is the efficacy of these particular policies, procedures, are they effective in stressful situation
और any kind of loss situation, so that is the one. ठीक है, प्रिंसिपल 4. प्रिंसिपल 5 बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा गया, आप में से बहुत सारे अवेयर भी होंगे इससे. ठीक है, सो मैनेजमेंट एंड measurement and management of liquidity risk. A bank should have a sound process for identifying, measuring, monitoring, and controlling liquidity risk. This process should include a robust framework for comprehensively projecting cash flows arising from asset, liabilities, and off-balance sheet items over an appropriate set of टाइम हॉरिजन. ठीक है, तो अगेन बहुत बार ये आपका प्रिंसिपल पूछा जाता है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है. सो वी नीड टू लाइक हमारे जो प्रोसेसेस या अदर्स हैं तो उनको, या कोई भी प्लान या कोई भी मिटिगेशन पॉलिसी प्रोसीजर्स दैट शुड बी, या जो रिस्क आइडेंटिफिकेशन है उसका मेजरमेंट है वो कैसे होना चाहिए, एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर वन. ठीक है, अगला 6 इज अगेन रिलेटेड टू मेजरमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ लिक्विडिटी रिस्क. A bank should actively monitor, मतलब previous one is again about the same thing. ठीक है, तो हमारे पास प्रोसेस होने चाहिए कि कौन कौन से लिक्विडिटी रिस्क प्रॉब्लम्स हम लोग फेस कर सकते हैं, एंड what will be the quantitative impact if those uncertainties occur with our bank. ठीक है, तो क्या क्या हो सकता है उनसे और कैसे उनको आपका दूर किया जा सकता है. सेकेंड, a bank should actively monitor and control liquidity risk exposures and funding needs within and across legal entities, business line, and currencies, taking into account legal, regulatory, and operational limitations to the transferability of the liquidity as well. ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल से अगर हम लोग बात करें इसके हिसाब से कि जो एक्सपोजर्स हमारे हैं या अदर्स जो भी हम लोगों के हैं, या अगर हम लोग बात करें बिजनेस लाइन लेवल पे या एक्टिविटी लेवल पे, अदर्स जो भी कंसिडरेशन है दे शुड बी चेक्ड प्रॉपरली. ठीक है, उसके हिसाब से प्लान हो. 7 is a bank should establish a funding strategy that provide effective diversification in the sources and tenure of funding. It should maintain an ongoing presence in its chosen funding market and strong relationship with funds providers to promote effective diversification of the sources. So principle 7 is all about the like relationship with our funders and a proper diversification. ठीक है, तो पहले तो सजेस्ट किया गया कि डाइवर्सिफिकेशन इज मस्ट. ठीक है, जिससे आपका कंसंट्रेशन रिस्क आपका एलिमिनेट होगा. दूसरा, जो एग्जिस्टिंग सोर्सेज हैं लाइक उनके साथ देयर शुड बी अ प्रॉपर रिलेशन, जिससे वो आपके बैंक के साथ बने रहे. ठीक है. 8, a bank should effectively manage its intraday liquidity position and risk to meet payment and settlement obligation on a timely basis under both normal and stressed conditions, and thus contribute to the smooth functioning of payment and settlement. ठीक है, तो इंट्राडे ट्रांजेक्शन हम लोग जानते हैं. ठीक है, इंट्राडे लिक्विडिटी पोजीशंस आपका डेली बेसिस पे आपका जो ओवरऑल लिक्विडिटी मैनेजमेंट हो, ठीक है, वो आपका इफेक्टिवली मैनेज हो. दूसरा, आपका जो पेमेंट एंड सेटलमेंट्स है, ठीक है, बेसिकली जो ऑब्लिगेशंस हैं वो टाइमली बेसिस पे आपका पे ऑफ हो. ठीक है, उसमें कोई भी चैलेंजेस आपका ना आए. 9 is a bank should actively manage its collateral position. ठीक है, जो भी सिक्योरिटीज हमारे पास होती हैं, differentiating between encumbered and unencumbered assets आपका. ठीक है, encumbered is basically जैसे हमारे पास कोई बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स है, उनके अगेंस्ट में हमने लोन लिया, दे आर कॉल्ड इनकम्बर्ड. अनइनकम्बर्ड इज बेसिकली दीज आर लाइक ऐसे बॉन्ड्स या ऐसे सिक्योरिटीज जिनके अगेंस्ट में कोई भी ऑब्लिगेशंस नहीं है, हमने कोई ना तो उनको कहीं पे प्लेस किया है ना कुछ ऐसा, या कोई भी ऐसी एसेट जिसको हमने कहीं पर हाइपोथेकेट नहीं किया हुआ है. ठीक है, तो दे आर हाईली लिक्विड, दे आर लेस लिक्विड. क्यों लेस लिक्विड है? क्योंकि इनके अगेंस्ट में एक लाइबिलिटी आपने उठा रखी है. ठीक है, तो वो आपका मतलब अगर आपको स्ट्रेसफुल सिचुएशन में पैसे की रिक्वायरमेंट होगी तो दिस विल नॉट हेल्प, दिस विल हेल्प यू. ठीक है, तो एक सर्टेन पोर्शन जैसे एलसीआर इज ऑलवेज गेट मेंटेन ऑन द बेसिस ऑफ अनएनकम्बर्ड हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट, हम लोग बोलते हैं जैसे कैश एंड इक्विवेलेंट्स या अदर्स, ये सब. ठीक है, और बैंक शुड मॉनिटर द लीगल एंटिटी एंड फिजिकल लोकेशन where collateral is held and how it may be mobilized in a timely manner. ठीक है, तो अगर हमारे collaterals हैं हमारे पास, तो कल के डेट में अगर जरूरत पड़ी उनको लिक्विडेट करने की, तो वो हमें पता होने चाहिए कैसे उनको आपका फिजिकल टू आपका मार्केटेबल सिक्योरिटी में कन्वर्ट किया जाएगा या कैश में कन्वर्ट किया जाएगा. राइट. प्रिंसिपल 10, अ बैंक शुड कंडक्ट स्ट्रेस टेस्ट ऑन रेगुलर बेसिस. स्ट्रेस टेस्ट क्या होता है आपका? बेसिकली वी हैव टू टाइप ऑफ लॉसेस, वन इज एक्सपेक्टेड and another one is unexpected. ठीक है,
एक्सपेक्टेड लॉसेस के लिए हमारे पास प्रोविजन या अदर्स ये सारी चीजें होती हैं। अनएक्सपेक्टेड में क्या होता है आपका कि मतलब इट्स अ काइंड ऑफ स्ट्रेस सिचुएशन लाइक ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। किसी ने नहीं सोचा था एक बैंक डिफॉल्ट करेगा तो दुनिया भर में रिसेशन लेके आएगा, किसी ने नहीं सोचा था कोविड-19 आएगा तो पूरा लॉकडाउन हो जाएगा वर्ल्ड वाइड लेवल पे। तो दीज आर स्ट्रेसफुल सिचुएशन, ठीक है। इनके लिए वी हैव टू मेक अ कंटिजेंसी फंडिंग प्लान। अब वो कंटिजेंसी जो फंडिंग प्लान या जिसको हम लोग CFP बोलते हैं, विच इज पार्ट ऑफ प्रिंसिपल 11 जस्ट आफ्टर दिस, उसकी इफेक्टिवनेस, उसकी एफिकेसी को रेगुलर बेसिस पे टेस्ट किया जाए, जिससे अगर कल के डेट में वो स्ट्रेस इवेंट्स आता है तो अगर हम उस मॉडल को रन करते हैं जो हमारा प्लान भी है, उसकी उसकी इफेक्टिवनेस कितनी है आपका वो हमें पता चलेगा, राइट। सो फॉर एनी फॉर अ वेराइटी ऑफ शॉर्ट टर्म एंड प्रोटेक्टेड इंस्टीट्यूशन स्पेसिफिक एंड मार्केट वाइड स्ट्रेस सिनेरियो, मतलब जैसे that problem is specific to our organization or our industry or the entire market, ठीक है। इस तरीके से individually and in a combination to identify source of potential liquidity strain and to ensure that current exposure remain in accordance with a bank established liquidity risk tolerance, ठीक है। तो अभी जो हमारे करंट आपका हम लोग पॉलिसीज प्रोसीजर्स को लेके चल रहे हैं, एक्सपोजर्स लिमिट्स या अदर्स, अगर उस हिसाब से हम लोग चलते रहेंगे, अगर सिचुएशन ये होती या इट्स अ काइंड ऑफ सिमुलेशन, हम लोग अलग अलग सिचुएशंस को टेस्ट कर रहे हैं, उन सिचुएशंस में हम कैसे स्टैंड कर पा रहे हैं, उसका आउटकम क्या है, दैट इज योर प्रिंसिपल नंबर 10 11 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बहुत बार पूछा जाता है अगेन CFP। और बैंक शुड हैव फॉर्मल कंटिजेंसी फंडिंग प्लान, CFP जिसको हम लोग बोलते हैं, दैट clearly set out strategies for addressing liquidity shortfall in emergency situation. A CFP should outline policies to manage a range of stress environment, establish clear line of responsibility, include clear invocation and escalation procedures, and be regularly tested and updated to ensure that it is operationally robust, ठीक है। तो ये आपका तो एक CFP आपको बनाना होगा, कंटिजेंसी फंड प्लान आपको रखना होगा फॉर दिस टाइम ऑफ स्ट्रेसफुल सिचुएशन, राइट, और फॉर एनी काइंड ऑफ कंटिजेंसी। अब खाली बनाने से काम नहीं होगा, यू हैव टू टेस्ट इट, ठीक है। आपको उसको बार बार टेस्ट भी करना होगा। अगर कोई आपका ऐसा लूप फॉल्स आता है तो उसके ऊपर काम करना होगा। बेसिकली द आइडिया इज कि जब प्रॉब्लम आए तो वो काम करे, ठीक है, उस समय वो फेल ना हो, ठीक है, दैट इज द पॉइंट। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल 12, a bank should maintain a cuisine of unencumbered, high quality liquid assets to be held as insurance against a range of liquidity stress scenarios, including those that involve the losses or inappropriate of unsecured and typically available secured funding sources. These should be no legal, regulatory or operational implementations to using these assets to obtain the funding, ठीक है। अब यहाँ पे आप समझो, ठीक है, देखो दिस इज अनइनकम्बर्ड एसेट। अनइनकम्बर्ड एसेट का डेफिनेशन इज समथिंग लाइक दिस। तो यहाँ पे ये दीज आर द एसेट वेयर वी डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ ऑब्लिगेशंस, ये हमारे हैं और हमारा इकलौता अधिकार है, जब हमें पैसे की रिक्वायरमेंट होगी हम इसको बेचेंगे एंड विल विद दैट पर्टिकुलर मनी वी विल सॉल्व आवर लिक्विडिटी प्रॉब्लम, ठीक है। जैसे LCR में होता है ना, so LCR, liquidity coverage ratio. So what is the formula of LCR? LCR is equal to unencumbered high quality liquid assets divided by net cash outflow, ठीक है, net cash outflow in 30 calendar days, ठीक है, 30 calendar days. Your ratio should be, required ratio क्या है आपका, greater than equal to 100%। और आज की डेट में इंडिया में हर कोई बैंक आपका इस रेशियो को अचीव करता है। तो इसका मोटिव क्या है आपका कि अगर कल के डेट में देखो यहाँ पे फॉर्मूला किस तरीके से बना हुआ है, नेट कैश आउटफ्लो इन नेक्स्ट 30 कैलेंडर डेज, कि अगले 30 दिन में मतलब हमारे पास एट अ टाइम उतना पैसा होना चाहिए जो कि किसमें हो, अनइनकम्बर्ड हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट के अंदर हो। जब हमें पैसा, अगर कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आती है तो हमारे पास अगले 30 दिन की जो ऑब्लिगेशन है उनको पे ऑफ करने के लिए सफिशिएंट पैसा है। एंड इट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम बैंक और फ्रॉम द इकोनॉमिस्ट और इकोनॉमी कि विद इन 30 days वी कैन कम आउट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम। 30 दिन का समय बहुत ज्यादा होता है, तो उसमें हम कुछ ना कुछ उसका सोल्यूशन निकाल लेंगे। तो दैट इज द मोटिव ऑफ LCR। वैसे ही 12 मंथ के लिए आपका आता है नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो, तो जिसमें सोर्सेज और एप्लीकेशन ऑफ जो फंड्स हैं उनको मैनेज करना अप टू 1 year, ठीक है, इस तरीके से जो काम करेंगे।
प्रिंसिपल 13 पब्लिक डिस्क्लोजर, अगेन सबसे ज्यादा बार पूछे जाने वाला, ठीक है। तो प्रिंसिपल 5 आपका, देन इसके अलावा 11 सीएफपी और 13, ये मैंने सबसे ज्यादा क्वेश्चन में देखे हैं, ठीक है। पब्लिक डिस्क्लोजर्स आपका, ठीक है। A bank should publicly disclose information on a regular basis that enable bank market participant to make an informed judgment about the soundness of the liquidity risk management framework and liquidity position of the bank। तो जिसमें आपका जैसे रिपोर्टिंग्स आपकी होती हैं, ठीक है। जैसे अगर आप देखेंगे तो लिक्विडिटी रिपोर्टिंग के ऊपर बीसीबीएस ने देयर आर 5 प्रिंसिपल, ठीक है। या आपका इट शुड बी क्लियर, लिक्विडिटी रिपोर्ट जो आपका हो या पब्लिकेशन जब आपका डिस्क्लोजर हो, तो डिस्क्लोजर शुड बी क्लियर, मीनिंगफुल, आपका कॉम्प्रिहेंसिव, कंपेरेबल एंड देयर इज वन अनदर पॉइंट आई जस्ट मिस दैट पर्टिकुलर वन, ठीक है। इसी में आपका, इसी से आरबीआई ने आपका अलग अलग जो पोजीशन है जिनको हम पढ़ेंगे इसी सेशन में, ठीक है। ये पांचों प्रिंसिपल 18 में है, बट हाँ आरबीआई की जो रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है, जैसे डोमेस्टिक करेंसी आपका ऑपरेशंस फोर्टनाइट बेसिस पे, फॉरेन करेंसी ऑपरेशन फोर्टनाइट बेसिस पे, ठीक है। ऐसे आपका 5 रिपोर्टिंग, जैसे कंसोलिडेटेड आपका क्वार्टरली बेसिस पे जो रिपोर्ट आपको करनी होती है, योर बैंक हैव टू रिपोर्ट टू दी आरबीआई, ठीक है। उनका टाइम फ्रेम एंड देयर आर 5 रिपोर्टिंग, ठीक है। तो इस तरीके से जो आपका दिखा, सो दीज वर योर 13 प्रिंसिपल्स which were generally kind of guiding principle toward the liquidity risk management. They are given by BCBS just after the global financial crisis 2007-8, right? So September 2008 में आपका जो दिए गए। अब आपका आता है गवर्नेंस ऑफ लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। सो दैट मीन्स आपका अगेन दैट रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, ठीक है। इसमें आपका so it is headed by, again we need a proper organizational structure which consists board of directors, देन आपका एल्को का यहाँ पे काम आएगा, एसेट लाइबिलिटी कमेटी, देन वी हैव रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, वी हैव लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट कमेटी विच इज सीनियर मैनेजमेंट लेवल कमेटी, राइट। देन डिपार्टमेंट इन सब ग्रुप्स, ठीक है। सो आरबीआई had issued guidelines on asset management, asset liability management system covering inter alia liquidity risk management system in February 1999 as well as in October 2007. Successful implementation of any risk management process that has to emanate from the top management in the bank with the demonstration of its strong commitment to integrate basic operations and strategic decisions making with risk management, ठीक है। तो जो पॉलिसी आपका है या प्रोसीजर्स हैं, सिस्टम्स आपका जो लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट के लिए डेवलप किए गए हैं, दे शुड बी पार्ट ऑफ बोर्ड अप्रूवल पॉलिसी एंड दे शुड बी क्लियरली आर्टिकुलेटेड टू द ऑल द मेंबर्स ऑफ द टीम, ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं गवर्नेंस ऑफ लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट, दैट मीन्स it is all about the liquidity risk management framework. So whenever we talk about risk management framework, so it include your basically the organizational structure that again belongs to board of directors, elco, then we have a risk management committee, liquidity risk management committee, and department and subgroups, right? And ALM is the major role. The ELCO committee is the most important in this particular case also. So Reserve Bank of India's India had issued guidelines on asset liability management system covering inter alia liquidity risk management system in February 1999 and 2007. Successful implementation of any risk management process to emanate from the top management in the bank with the demonstration of its strong commitment to integrate basic operations and strategic decision making with risk management as well. Okay? So which include these particular ones. So whenever we talk about the governance, so we have board of directors. So like जो भी हम लोग जितने टाइप ऑफ रिस्क हमने पढ़े हैं सब में आपका सेम स्ट्रक्चर आपको मिलेगा, बट वी हैव सम डिफरेंट डिफरेंट कमिटीज। जैसे इसमें आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, देन वी हैव these two are common in all type of the committees. Then we have ALCO, Asset Liability Management Committee, and Asset Liability Management Support Groups. So board of directors, every policy procedure it should be part of board approval policy. जैसे हमने कल आपका प्रिंसिपल्स में भी पढ़ा था कि जो लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, फ्रेमवर्क्स या जो भी मॉडल्स हमने अडॉप्ट किए हैं, it should be reviewed by board at least once in a year, right? तो उनके द्वारा इनके ऊपर चेक होना चाहिए
देन रिस्क मैनेजमेंट कमेटी जो वेटिफाई करेगा, आपका वेटेज देगा आपका कितना है और उसके संबंध में चीजें, ठीक है। एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट कमेटी इक्वल टू योर एल्को, इक्वल टू योर लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट कमेटी and some support groups also, right? So a board of directors should have the overall responsibility for management of liquidity risk. The board of directors should decide the strategy, policies, and procedures of the bank to manage liquidity risk in accordance with the liquidity risk tolerance or limit, ठीक है। तो जो बैंक का रिस्क एपेटाइट है उसके हिसाब से ये पॉलिसीज होनी चाहिए, एंड there should be a periodical review on those particular policies procedures by the board, so at least in a year, ठीक है, once in a year, ठीक है, and to check the efficacy and efficiency of the adopted models or procedures as well, right? So first आपका, then we have risk management committee. So the risk management committee, which represent a board consisting CRO, chief risk officer, chairman and managing director, and head of credit, marketing and operational risk management committees, should be responsible for evaluating the overall risk faced by the bank, including liquidity risk. तो जैसे इसका रोल हर उसमें होता है, ठीक है, और यही चीजों को एक्चुअल में आपका डिसाइड कर रहा होता है, ठीक है। अगेन इट्स अ बोर्ड लेवल कमेटी। एल्को का रोल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट के अंदर ये। So asset liability management committee consisting of bank top management should be responsible for ensuring adherence to the risk tolerance limit set by board, as well as implementing liquidity risk management strategy of the bank in line with the bank decided risk management objectives and risk tolerance of that particular bank as well, ठीक है। तो जैसे एक्चुअल में जो आपका लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड पॉलिसी प्रोसीजर्स हैं उनका इनिशिएशन आपका यहां से होता है, ठीक है। जो सपोर्ट ग्रुप्स हैं दे जनरली प्रोवाइड द फीडबैक्स अबाउट द डे टू डे ऑपरेशंस एंड अदर्स, तो दे विल डिजाइन दीस पर्टिकुलर थिंग, दे विल पास ऑन टू रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, एंड रिस्क मैनेजमेंट कमेटी आफ्टर द इवैल्यूएशन दे विल प्रोवाइड टू पास ऑन टू अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फॉर द अप्रूवल्स, राइट। तो इस तरीके से आपका जो ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे रहेगा। सपोर्ट ग्रुप्स की अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, so ALM support group consisting operating staff should be responsible for analyzing, monitoring and reporting the liquidity risk profile to the ELCO. The group should also prepare forecast simulations showing the effective of various possible changes in market conditions on the bank liquidity position and recommend action needed to be taken up to maintain the liquidity position either to bank internal limits also, right? So this is something कि आपका जो existing policies procedures हैं उनका implementations and proper implementations, and if they have some feedbacks because they are working on branch level या ground level, ठीक है, उनको पता है एक्चुअल में जो पॉलिसी प्रोसीजर है हाउ इफेक्टिव इट इज, ठीक है। अगर कुछ उसमें चेंजेस के रिक्वायरमेंट है सो दे विल सेंड दोस पर्टिकुलर फीडबैक्स टू एल्को आपका, ठीक है। देन एल्को विल कंसीडर दोस एरियाज, दे विल स्टडी दोस एरियाज, एंड अगर कोई भी सुटेबल चेंज का रिक्वायरमेंट होगा सो दे विल डेफिनेटली डू दैट, ठीक है। सो लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी, सो वी हैव first one is risk tolerance, another one is strategy for managing liquidity risk. So first we have to decide our risk tolerance level, okay, that is also known as risk appetite, right? कितना आपका हो सकता है हर एक चीज में आपका डाउनसाइड्स आपका हमें सेट करने होते हैं, and it should be clearly articulated to all the stakeholders of that particular organizations, and it should be part of board approval policy as well, right? दूसरा आपका अगर जैसे कोई भी इवेंट्स आपका या जो एक्सपेक्टेड या अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स या स्ट्रेसफुल सिचुएशन कोई भी है, ठीक है, सो हाउ विल डील विद दैट पर्टिकुलर सिचुएशन, सो विल बी रिक्वायरिंग प्रॉपर स्ट्रेटजीज इन अदर्स, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका रिस्क टॉलरेंस की अगर हम लोग बात करते हैं, बैंक शुड हैव एन एक्सप्लिट लिक्विडिटी रिस्क टॉलरेंस सेट बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. The risk tolerance should define the level of liquidity risk that bank is willing to assume and should reflect the bank financial condition and funding capacity as well, ठीक है। तो risk tolerance को आपका define करना, decide करना as per the existing source of funding, or even like we can say जो भी वेरिएबल्स आपके हैं बैंक के एग्जिस्टिंग कंडीशंस के ऊपर, उनको ध्यान में रखते हुए इसको आपका डिसाइड करना, ठीक है। सेकंड वन,
आपका मैनेजिंग स्ट्रेटेजी फॉर मैनेजिंग लिक्विडिटी रिस्क. So the strategy for managing liquidity risk should be appropriate for the nature, scale, and complexity of the bank activities. In formulating the strategy, bank or banking group should take into consideration its legal structure, key business line, the breadth and diversity of market, product, jurisdiction in which they operate, and home and host country regulators, regulatory requirements, etc. Okay? So whenever we are planning our risk management strategy, so these are some key variables which we have to consider. जिन बातों का आपको ध्यान में रखना होगा कि आपका जो बिजनेस है वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, या फिर अगर हम लोग बात करते हैं सेकंड का. ऑलराइट, चलो. तो दीज आर द की वेरिएबल्स. आपका ये कुछ आपके वेरिएबल्स हैं जिनको ध्यान में रखते हुए वी हैव टू डिजाइन आर स्ट्रेटेजी, कि हम आपका जो हमारा रिस्क मिटिगेशन प्लान या जो पॉलिसी प्रोसीजर्स हम लोग बनाएंगे वो कहीं ना कहीं इनके अराउंड आपके होंगे. ठीक है, जिसमें एग्जिस्टिंग बैंक कंडीशंस या जो हमारे बिजनेस लाइन है उनके हिसाब से, या आपका जो होम रेगुलेटर्स की गाइडलाइंस हैं, या किसी दूसरी कंट्री में अगर हम हैं तो वहां पे हम उनकी जो गाइडलाइंस है उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए. ठीक है. सो पहला आपका अगर मैनेजमेंट में जाते हैं तो फर्स्ट वन इज रिस्क आइडेंटिफिकेशन, अनदर वन इज मेजरमेंट ऑफ लिक्विडिटी रिस्क. सो आइडेंटिफिकेशन विच नो. ठीक है, तो लिक्विडिटी रिस्क आपका जो आपके अलग अलग बिजनेस लाइन में कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं जहां पे हम लोग लिक्विडिटी रिस्क फेस कर सकते हैं. एंड मेजरमेंट इज बेसिकली क्वांटिफाइंग दोज एक्सपेक्टेड लॉसेस. ठीक है, तो अगर वो चीजें होती हैं तो उनसे हमारा कितना नुकसान आपका हो सकता है. ठीक है. So a bank should define and identify the liquidity risk to which it is exposed for each major on and off balance sheet positions, including the effective of embedded options and other contingent exposures that may affect the bank's sources and used to fund and for all currencies in which bank is active. ठीक है, तो अगर हम लोग आपका रिस्क आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो आपका ओवरऑल बैंक लेवल पे, बिजनेस लाइंस लेवल पे, इसके अलावा आपका एम्बेडेड ऑप्शंस को भी आपको ध्यान में रखना होगा. जैसे अगर हमने किसी कस्टमर को लोन दे रखा है या डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रखे हैं तो उनके पास कई बार हम लोग रीपेमेंट या प्रीमेच्योर का ऑप्शन देते हैं. इफ दैट सिचुएशन अकर कि अगर इंटरेस्ट रेट के अंदर चेंज आता है तो हाउ दे विल बिहेव, तो उसके हिसाब से आपका क्या होगा. या फॉर एनी लाइक जैसे जो डिफरेंट डिफरेंट करेंसीज के अंदर हमारे जो पोजीशंस हैं उनके हिसाब से आपका क्या वहां पर रिस्क है. दस each and everything should be identified by the आपका जो भी एल्को कमेटी है या जो इसको आपका मैनेज कर रहे. ठीक है. मेजरमेंट इज देयर आर टू सिंपल वे ऑफ मेजरिंग लिक्विडिटी. वन इज स्टॉक अप्रोच, अनदर वन इज फ्लो अप्रोच. ठीक है, तो आपका लिक्विडिटी रिस्क को मेजर करने के लिए वी हैव टू अप्रोचेस. वन इज स्टॉक, अनदर वन इज आपका फ्लो अप्रोच. सो सर आपका स्टॉक अप्रोच इज जनरली बेस्ड ऑन काइंड ऑफ पास्ट डेटा, और आपका लाइक इट इज समथिंग रिलेटेड टू रेशियोज इन अदर्स. ठीक है, और फ्लो अप्रोच में भी आपका जो मूविंग एवरेज आपका उसके हिसाब से. ठीक है. सो स्टॉक अप्रोच सर्टेन रेशियोज लाइक लिक्विड एसेट टू शॉर्ट टर्म टोटल लाइबिलिटीज, परचेज फंड टू टोटल एसेट्स, कोर डिपॉजिट टू टोटल एसेट, loan to deposit ratios are calculated and compared to the benchmark that a bank has set for itself. ठीक है, और साथ ही साथ जो इंडस्ट्री एवरेज है उनके लिए वो भी. आई विल शो यू द कंप्लीट चार्ट आल्सो. ठीक है, ये सारे रेशियोज, उन रेशियोज का आरबीआई के द्वारा इंडस्ट्री एवरेज और बैंक के द्वारा अपने लिए खुद के जो पैरामीटर सेट किए गए हैं तो उनके हिसाब से वो आपका बिहेव करना चाहिए. ठीक है. While the stock approach help the looking at liquidity from one angle, it does not reveal the intrinsic liquidity profile of the bank. Intrinsic risk क्या पढ़ रहा था आपको. ठीक है, कि like after diversification there is a probability of loss. So that is kind of जो आपका सिस्टमेटिक रिस्क आपके हैं. ठीक है, सो दैट यू विल नॉट एबल टू आइडेंटिफाई बाय यूजिंग स्टॉक अप्रोच. राइट, तो दीज आर द रेशियोज. ये सारे रेशियोज आपके हैं, 7 रेशियोज आर देयर. ठीक है, एंड हियर यू कैन सी इंडस्ट्री एवरेज आल्सो. ठीक है, तो ये रेशियोज आपका जैसे वॉलेटाइल एसेट्स, सॉरी वॉलेटाइल लायबिलिटीज माइनस टेम्परेरी एसेट डिवाइड बाय अर्निंग एसेट डिवाइड आपका टोटल एसेट. ठीक है, सो मेजर द एक्सटेंट टू विच volatile money support bank basic earning assets. Since the numerator represent the short term interest sensitive funds, a high and positive numbers
implies some risk of the liquidity. That means if it is industry average is 40, so you should keep below 40 आपका जो आपका टारगेट होना चाहिए, ठीक है। दूसरा आपका कोर डिपॉजिट डिवाइड बाय टोटल एसेट, measure the extent to which assets are funded through a stable deposit base. Industry average is 50. Loan plus mandatory CRR plus mandatory SLR plus fixed asset divide by total asset, ठीक है। So loan including mandatory cash reserve and statutory reserve investment are least liquid and hence high ratio signify the degree of liquidity embedded in the bank balance sheet, or this is the average, ठीक है। लोन प्लस मैंडेटरी सीआरआर मैंडेटरी एसएलआर प्लस फिक्स डिपॉजिट डिवाइड बाय कोर डिपॉजिट, ठीक है। यहां पे आपका था टोटल एसेट, यहां पे कोर डिपॉजिट। सो मेजर द एक्सटेंट टू विच लिक्विडिटी एसेट्स आर मेजर फाइनेंस आउट ऑफ द कोर डिपॉजिट, सो 150%. Temporary asset divided by total asset, measure the extent of available liquidity asset. A higher ratio could impinge on the asset utilization of banking system in term of opportunity cost of holding liquidity. Average is 40. Temporary asset divided by volatile liabilities, measured to cover the liquid investments relative to volatile liabilities. A ratio of less than 1 indicate the possibility of लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स, ठीक है। एवरेज इज 60. आपका वॉलेटाइल लाइबिलिटीज प्लस डिवाइड बाय टोटल एसेट, measure the extent to which volatile liabilities fund the balance sheet. So again industry average is 60. So while we will practice the case studies, you can expect one case study based on this one or numericals based on this. So we will apply these particular areas. But खाली केस स्टडी का इसका इंपॉर्टेंस नहीं है, कई बार वो आपको आपका स्पेसिफिक पॉइंट्स से रिलेटेड भी एरियाज आपका जैसे आपका वॉलेटिलिटी इन एम्बेडेड ऑप्शंस कैसे कैलकुलेट होता है अदर्स, वो भी आपको एग्जामिनेशंस के अंदर टेस्ट किए जा सकते हैं। तो मैंने उन सभी रेशियोज को कुछ जो इंपॉर्टेंट जो बार बार पूछे गए, जैसे वॉलेटाइल रेशियो आप कह रहे हैं, दिस इज सिमिलर टू दिस, ठीक है, यहीं से आपका ये है, कुछ अलग नहीं है इसमें, ठीक है। दूसरा आपका टेम्परेरी एसेट्स आपका, ठीक है, सो टेम्परेरी एसेट एंड इसके अलावा अगर हम लोग बात करें अर्निंग एसेट्स आपका, ठीक है, इसके अलावा कोर डिपॉजिट्स आपका, ठीक है। सो दीज आर सम एरियाज जो काफी बार एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, तो इसलिए मैंने इनको यहाँ पे रखा हुआ था, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, दैट इज अबाउट द लिक्विडिटी रिपोर्टिंग, ठीक है। सो रिपोर्टिंग टू आरबीआई अबाउट योर लिक्विडिटी पोजीशन, ठीक है। तो अपनी जो लिक्विडिटी पोजीशन है उसके बारे में आरबीआई को रिपोर्ट करना, तो उसके लिए प्रॉपर टाइमिंग है और प्रॉपर टाइप ऑफ रिपोर्ट। देयर आर 5 टाइप ऑफ रिपोर्ट्स व्हिच बैंक नीड टू रिपोर्ट टू आरबीआई, ठीक है। जैसे दिस इज द लिस्ट आपका, ठीक है। तो इस पे आएंगे, बैंक आर रिक्वायर्ड टू सबमिट द लिक्विडिटी रिटर्न एज पर द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट to the Chief General Manager in charge, Department of Banking Supervision, RBI, Central Office, Trade Center Mumbai, आपका कौन कौन सा स्टेटमेंट ऑफ स्ट्रक्चरल लिक्विडिटी, ठीक है। तो जिसमें the existing liquidity reporting requirement have been reviewed by RBI. Under the revised requirements, the time bucket are to be aligned as with effective from 1st February 2016 as per the टेबल, जैसे आपका नेक्स्ट डे, इसके अलावा 2 to 7 डेज आपका, इसके अलावा 8 to 14 डेज, इस तरीके से अलग अलग उसमें आपका दे हैव टू रिपोर्ट, और बैंक दे हैव टू रिपोर्ट देयर स्ट्रक्चरल लिक्विडिटी स्टेटस टू द आरबीआई, जिसमें आपका स्टेटमेंट्स कैसे होंगे, तो स्टेटमेंट इज रिक्वायर्ड टू रिपोर्टेड इन 5 पार्ट्स। ये जो सारे रिपोर्टिंग्स होंगे उसका कैसे, पहला फॉर डोमेस्टिक करेंसी इंडियन ऑपरेशन फोर्टनाइट बेसिस, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुने, नहीं फॉर फॉरेन करेंसी इंटरनेशनल ऑपरेशन अगेन फोर्टनाइट, ठीक है। फॉर कंबाइंड इंडियन ऑपरेशन अगेन फोर्टनाइट, ठीक है। फॉर ओवरसीज ऑपरेशन इट इज मंथली बेसिस, कंसोलिडेटेड बैंक ऑपरेशन क्वार्टरली बेसिस, ठीक है। अब ये कैसे आपको याद रहेंगे, यहां पे लिखा भी है, जैसे व्हाइल द स्टेटमेंट 1 to 3 आर रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड ऑन फोर्टनाइट बेसिस, स्टेटमेंट 4 and 5 आर रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड एट मंथली एंड क्वार्टरली इंटरवल रिस्पेक्टिवली, ठीक है। सो पीरियोडिसिटी अगर हम लोग बात करें उसके ऊपर हम लोग आएंगे, उससे पहले प्लीज डू रिमेंबर दीज 5, ठीक है। तो पहले 3 आपका क्या है, फोर्टनाइट बेसिस, ठीक है, एंड
दिस इज मंथली एंड दिस इज क्वार्टरली। ठीक है, कई बार आपका क्वेश्चन पूछा जाता है इसके ऊपर। ठीक है, दे विल गिव यू द सीक्वेंस, कौन सा आपका रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट के संबंध में सही है या गलत है। सो दैट इज, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में इसको रखना है। ठीक है दोस्तों, चलो तो ये हमारे पास है। ठीक है, सेम चीज मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनको याद रखिएगा। ठीक है, सो पहले तीन आपका फोर्टनाइट बेसिस पे, एंड दिस इज ऑन मंथली बेसिस, एंड दिस इज ऑन क्वार्टरली बेसिस। ठीक है, तो मैं एक्चुअली हमेशा कंटेंट को अलाइन रखता हूँ आपका मैकमिलन के साथ, तो इस तरीके से ये दिस इज एग्जैक्ट आपका कंटेंट जो आप वहां पे देखेंगे, बिकॉज यही चीजें उसने आपको एग्जामिनेशन में पूछनी है। ठीक है, सो प्लीज डेवलप योर अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड दिस वन। ठीक है, इसमें आपका अगर हम लोग बात करें जैसे लिक्विडिटी रिटर्न्स का, सो स्ट्रक्चरल लिक्विडिटी रिटर्न्स आपका नेम ऑफ द लिक्विडिटी रिटर्न, पीरियोडिसिटी, एंड आपका इसके अलावा टाइम पीरियड बाय विच रिक्वायर्ड टू बी रिपोर्टेड। अब यहाँ पे जैसे पहला पार्ट वन जो है स्टेटमेंट ऑफ स्ट्रक्चरल लिक्विडिटी, डोमेस्टिक करेंसी इंडियन ऑपरेशन, फोर्टनाइट बेसिस। ठीक है, तो फोर्टनाइट बेसिस आपका जैसे, अब फोर्टनाइट में एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर मतलब फोर्टनाइट का मतलब है 15th एंड 30th को, अगर 15th को हॉलीडे लाइक 15 अगस्त, तो 14th विल बी योर रिपोर्टिंग। ठीक है, अगर 30th को छुट्टी है तो उससे एक दिन पहले प्रीसीडिंग आपका। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे सभी लोग। जैसे यहाँ पे लिखा है रिपोर्टिंग डेट विल बी 15th एंड लास्ट ऑफ द मंथ, 15th एंड लास्ट ऑफ द मंथ। इन केस दीज डेट आर हॉलीडेज, द रिपोर्टिंग डेट्स विल बी प्रीवियस वर्किंग डे। ठीक है, नॉट नेक्स्ट, प्रीवियस वर्किंग डे, ये सबके दिमाग में आपका रहना चाहिए। दूसरा तो फोर्टनाइट हमने समझा था। दूसरा फॉरेन करेंसी इंडियन ऑपरेशन आपका फोर्टनाइट बेसिस। ठीक है, और ये आपका कंबाइंड ऑपरेशन फोर्टनाइट बेसिस, ये तीन आपका। ठीक है, सो अब यहाँ पे क्या है, टाइम पीरियड बाय विच रिक्वायर्ड टू बी रिपोर्टेड विद इन अ वीक फ्रॉम द रिपोर्टिंग डेट आपका। ठीक है, तो जैसे आपका जैसे सपोज दैट अक्टूबर मंथ्स या नवंबर मंथ्स। ठीक है, नवंबर मंथ्स का आपका फोर्टनाइट, ठीक है, 15 तारीख। अब वो 15 तारीख के विद इन हाउ मेनी डेज, ये आपका दीज आर द डे, विद इन अ वीक यू हैव टू रिपोर्ट टू द आरबीआई। जैसे आपका अब अगला वाला क्वार्टर खत्म हुआ, सॉरी नेक्स्ट 15 डेज खत्म हुए। ठीक है, सपोज दैट 30th नवंबर खत्म हुआ या लास्ट ऑफ द मंथ खत्म हुआ, तो विद इन अ वीक, तो दिस इज द वीक आपका, कि एक हफ्ते का भीतर आपको रिपोर्ट करना होगा आरबीआई को। ठीक है, और रिपोर्ट जो होगी दैट दैट विल मतलब इन दोनों का डिफरेंस क्या है, इट इज योर रिपोर्ट विल कवर फोर्टनाइट पोजीशन ऑफ योर लिक्विडिटी स्ट्रक्चर अबाउट द डोमेस्टिक करेंसी। राइट, डोमेस्टिक करेंसी में आपकी क्या पोजीशन रही है, वो फोर्टनाइट का डेटा 1 से लेकर 15 तारीख का, और वो रिपोर्ट होगा यहाँ पे आपका विद इन अ वीक। ठीक है, इस तरीके से जो आपके रहेंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें ओवरसीज ऑपरेशन, ठीक है, आपका मंथली बेसिस, एंड आपका कंसोलिडेटेड आपका जो फिफ्थ वन था वो क्वार्टरली बेसिस। ठीक है, सो विद इन 15 फ्रॉम दी रिपोर्टिंग डेट। ठीक है, सो ये आपका, ठीक है, टाइम पीरियड बाय विच रिक्वायरमेंट टू बी रिपोर्टेड। ठीक है, और ये आपका क्वार्टरली विद इन अ मंथ। तो प्लीज 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 डू रिमेंबर दिस, रिपोर्टिंग डेट विल बी द लास्ट वर्किंग डे ऑफ द मंथ और क्वार्टर। ठीक है, इन दोनों के केस में अगर हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट, अगेन बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है, तो आप सभी को इसको ध्यान रखना। चलो अब हम आते हैं अपने की पॉइंटर्स के ऊपर। सीएफपी की हमने बात करी। ठीक है, प्रिंसिपल नंबर 11 विच इज ऑल अबाउट द सीएफपी। ठीक है, आपका कंटिंजेंसी फंडिंग प्लान। ठीक है, सो अ बैंक शुड हैव अ contingency funding plan to address liquidity shortfall in emergencies. A thorough evaluation of bank liquidity risk could not be achieved by the conducting stress test only for the institution specific scenario. Market wide scenario are also important because they assess how a bank would behave in the event of significant disruption to the financial and economic market such as financial crisis और सर्व मार्केट डाउन ट्रेंड। ठीक है, तो पहली चीज आपका सीएफपी होना जरूरी है। सीएफपी का इस्तेमाल किसके लिए करते हैं हम लोग, फॉर एनी काइंड ऑफ स्ट्रेसफुल सिचुएशन। एंड दिस जो आपका सीएफपी मॉडल यू आर डेवलपिंग, इट शुड बी इंस्टीट्यूशन स्पेसिफिक एज वेल एज मार्केट स्पेसिफिक। ठीक है, ऐसा नहीं कि खाली आपके ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड ही है, आपको जो आपके स्ट्रेसफुल सिनेरियोज हैं उनको भी ध्यान रखना है, लाइक सिचुएशन लाइक ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। अगर ऐसा कुछ होता है तो how your bank will behave, how your bank will meet with the liquidity requirements. So that should be part of your CFP and it should be tested on regular basis
जो स्ट्रेस टेस्ट है वो आपका रेगुलर बेसिस पे होने चाहिए टू चेक दी एफिकेसी एंड एफिशिएंसी ऑफ योर सीएफपी, राइट? तो दैट इज द वन, पहला पॉइंट। दूसरा, अनइनकम्बर्ड एसेट्स आपका, ठीक है, इनकम्बर्ड एंड अनइनकम्बर्ड एसेट, ठीक है। तो अनइनकम्बर्ड एसेट्स आर दोज एसेट्स अगेंस्ट विच बैंक हैव नॉट टेकन एनी काइंड ऑफ लोन इन अदर्स, ठीक है, तो वो कहीं पे प्लेस नहीं किए गए, ठीक है, सिंपल सा आपका। दे आर हाईली लिक्विड, आपका हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट वी कैन से। वी बैंक यूज दिस पर्टिकुलर एसेट एज एन इंश्योरेंस फॉर द एनी काइंड ऑफ स्ट्रेसफुल सिचुएशन, तो जहां पे अगर प्रॉब्लम होगी तो उनको लिक्विडेट करके हम लोग आपका रिकवर करेंगे, ठीक है। सो अनइनकम्बर्ड एसेट रेफर टू दैट अनइनकम्बर्ड बाय that are unencumbered by any financial or legal demands, which means they are not placed as collateral or constrained in any way. Asset that may be swiftly and readily converted into cash without suffering a major loss in value are referred to as high quality liquid asset. These assets frequently consist of cash, government securities, and other financial sound but easily tradable instruments. A bank ability to withstand future liquidity stress situation is protected by the maintenance of such cuisine of unencumbered high quality liquid asset. Various factors such as unplanned occurrence, market disruptions, or rapid lack of faith in the bank financial stability can lead liquidity stress scenario. तो वहां पे आपको ये हेल्प करेंगे, ठीक है। तो हर सेशन के बाद मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज को हाईलाइट करके बता देता हूँ। सो दिस इज द वन, सेकंड थिंग। थर्ड वन आपका, a bank should have a trustworthy MIS, ठीक है। रोल ऑफ MIS बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो आपका मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इंपॉर्टेंट क्यों है ना, क्योंकि ये जनरली आपका ऑटोमेशन पे चलता है, एंड इफ समथिंग इज गोइंग रॉन्ग इट शुड बेसिकली जनरेट दी अलर्ट्स, ठीक है। अगर कुछ भी आपका जो गाइडलाइंस उनके अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है तो MIS को आपका अलर्ट जारी करना चाहिए, एंड जितने जल्दी MIS अलर्ट भेजेगा उतने जल्दी हम उनके ऊपर रेमेडियल एक्शन आपका ले सकते हैं, तो जो लॉसेस की प्रोबेबिलिटी है उसको मिनिमाइज किया जा सकता है, ठीक है। तो MIS बहुत होना स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है, ठीक है। That offer up-to-date information on liquidity level. The MIS should include information on the bank liquidity holding in every currency it deal in, both at level of each country subsidiary branch as well as a whole. It must include all potential sources of liquidity risk, such as unforeseen risk and those brought up by novel activity. During stressful situation, MIS should also be able to provide more specific and urgent information. The MIS play a significant part in the management of liquidity risk by providing the ELCO board and ELCO with the with thorough information, ठीक है। तो अगर इंफॉर्मेशन जनरेट होगी, आपको टाइमली बेसिस पे पता चलेगा यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है या ये गड़बड़ हो रहा है, तो हम उसको जल्दी से सुधार सकते हैं और जो बड़ी प्रॉब्लम है उसको आने से रोक सकते हैं, ठीक है। अगला हमारे पास, the internal factor in bank that may potentially lead to liquidity risk problems in bank. तो ये हमने समझे थे, आई होप सबको याद होगा। पहले उसमें मैंने आपको एक चार्ट कराया था, इंटरनल फैक्टर एंड आपका एक्सटर्नल फैक्टर्स, ठीक है। तो इंटरनल फैक्टर्स में ये सब आपका, तो आपका दीज आर द ड्राइवर्स टुवर्ड द लिक्विडिटी रिस्क, ठीक है। मतलब ऐसी सिचुएशन जो बैंक के एक्शन की वजह से, दीज आर द एक्शन टेकन बाय बैंक, जिसकी वजह से बैंक को क्या हो रहा है, आपका लिक्विडिटी ट्रैप में वो फंस सकता है, ठीक है। सो दैट्स इट। हाई ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर, नेगेटिव गैप इन द मेजॉरिटी ऑफ एसेट इन दिस, ALM का गैप, ठीक है। Concentration on deposit, bank rely heavily on short-term corporate deposits. That means there is no proper diversification and it can face a funding risk. Bank rapid expansion exceed the available fund on the liability side. Liability आ रही है और long term asset create करते जा रहे हैं, ठीक है। That problem. Less allocation in liquid government instrument. Fewer प्लेसमेंट ऑफ फंड्स इन लॉन्ग टर्म डिपॉजिट, ठीक है। तो ये हमने कल भी पढ़े थे, आई होप सबको याद होंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। एक्सटर्नल फैक्टर्स की वहीं अगर हम लोग बात करें, सो हियर वी हैव अ लिस्ट। वेरी सेंसिटिव फाइनेंशियल मार्केट, नॉन इकोनॉमिक फैक्टर, लो एंड स्लो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, एक्सटर्नल एंड इंटरनल इकोनॉमिक शॉक, decreasing depositors' trust in banking, sudden and massive liquidity withdrawals from deposit, unplanned termination of government deposits, right? So these are some major external factors
or external key drivers which may lead to the your liquidity risk. Okay, so this is it. तो ये आपका so this is it, ठीक है। तो ये आपका खत्म होता है हमारा liquidity risk management, ठीक है। Now the final unit from this particular module is Basel 3 guidelines on liquidity standards, which I'm going to take live at 9 PM, ठीक है। तो आज मैं आपको लाइव मिलूंगा और उसमें हम उन एरियाज को आपका डिस्कस करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आई होप सबको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। और आपका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गया है। तो अगर कोई कंफ्यूजन है अबाउट इलेक्टिव सब्जेक्ट, अबाउट द ओवरऑल एग्जामिनेशंस या अदर्स पास क्राइटेरिया, एनीथिंग, आपको कोई भी ऐसा डाउट है, जनरली यूजुअली होता नहीं है सीआईबी में आने में, क्योंकि ये सारे डाउट आपके जीआईबी में क्लियर हो जाते हैं, बट स्टिल इफ यू आर फेसिंग एनी इशू, एनी चैलेंज, आपको डीवीएफ से आपका, अगर किसी ने डीवीएफ की तरह दिया था, डीवीएफ से अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है आपका आपके जीआईबी में कन्वर्ट करने की, तो उसके लिए भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो मैंने आज मॉर्निंग में मेरे कुछ लोगों से बात भी हुआ था, तो नाउ इट इज ओपन, सो यू कैन, मैंने एक वीडियो भी उसके ऊपर किया है, हाउ टू कन्वर्ट फ्रॉम डीवीएफ टू जीआईबी, आप वो भी देख सकते हैं। अगर नहीं फिर भी प्रॉब्लम आता है, आप टेलीग्राम पे मुझे कनेक्ट करो, आई शेयर माई नंबर, तो वहां पे हम लोग आपका बात भी करेंगे। बट काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है सीआईबी नवंबर दिसंबर का, बहुत कम दिन बचे हैं। तो बढ़िया से अगर अभी से रेगुलर स्ट्रक्चर बेस पे स्टडी करोगे तो चीजें आसान हो जाएंगी। कैसे स्ट्रक्चर का फायदा होता है, हमने 1 महीने पहले स्टार्ट किया था, ठीक है, और आज हमने मॉड्यूल बी खत्म कर लिया, मतलब ऑलमोस्ट ओनली 1 सेशन इज रिमेनिंग, दैट आई विल कवर इन द लाइव। अब ये देखो क्या हुआ कि ऑलमोस्ट 18 यूनिट्स हमने कवर कर लिए, और मैं आपको हमेशा बोलता हूँ मॉड्यूल ए एंड मॉड्यूल बी आपका खत्म हुआ, दैट मीन्स 60% प्रिपरेशन इज डन, ठीक है। क्योंकि सी और डी में ये चीजें आपका रिपीट होंगे, वहां पे ज्यादा टेंशन नहीं लेंगे। तो इस तरीके से आपका पूरा ये बनता है। आई होप सबने सारी चीजें देखी होंगी, ठीक है। तो अगर कोई भी चैलेंजेस आ रहे हैं, नोट्स चाहिए, बुक्स चाहिए, जो चाहिए वो करो, आप कनेक्ट कीजिए हमारे साथ टेलीग्राम के थ्रू, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट्स में मिल जाएगा, तो वहां से आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलो, उधर दिशा मैम ने अपना पूरा बीआरबीएल का सेशन स्टार्ट कर दिए हैं, ठीक है। तो अभी मैम एक्चुअली 3-4 सेशन नहीं कर पाएंगे, बट जस्ट आफ्टर, मैम अभी थोड़ा हॉलीडे पे हैं, तो जैसे वो निकल दिए हैं, तो उसके बाद आपका रेगुलर सेशन आपको वहां पे मिलेंगे, ठीक है। एंड आपके लिए एक बड़ा सरप्राइज मैंने प्लान किया है, एबीएम की जो प्रॉब्लम है उसके लिए एक हमारे मित्र हैं, तो उनसे आपका बात की है, तो वो भी आपको एबीएम का जो स्टैटिस्टिक वाला पोर्शन है उसमें बहुत हेल्प करने वाली है। वो पीएचडी हैं उस सब्जेक्ट में, तो उससे बेहतर कोई और नहीं हो सकता, तो वो भी आपको बहुत जल्दी मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो कैसा लगा सेशन जरूर बताएं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, ठीक है, जिससे उनको भी इन सेशन का फायदा मिल सके। तो आज के लिए इतना ही कहते हैं, दिस इज इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, बाय बाय, टेक केयर ऑल, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।